हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज हम औरंगज़ेब से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ किया था, जिसमें हमने अकबर और शाहजहां और उनकी बात करी थी, जहांगीर की। तो आज हम औरंगज़ेब की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सारा इनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था, इनकी पॉलिसीज़ कैसी थी, रिलीजियस पॉलिसीज़ कैसी थी, इनकी मिलिट्री पॉलिसीज़ कैसी थी, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसपे हम लेटर मुगल्स के बारे में करेंगे, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, ताकि आपको लिंक करने में आसानी रहे कि जब लेटर मुगल्स आए थे तो कैसे इनका डिक्लाइन हुआ था औरंगज़ेब के बाद, और उसके बाद क्या कहते हैं, जो मॉडर्न इंडिया है हमारी, वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर औरंगज़ेब की बात करें, जो शाहजहां थे फेल इन सितंबर, तो वो जो है बीमार हो जाते हैं शाहजहां जो है 1657 में। इनके जो बेटे होते हैं दारा सूजा, इनको दारा शिकोह भी बोला गया है, और औरंगज़ेब होते हैं और मुराद होते हैं। ये जो इनके बेटे होते हैं, ये तीनों जो है गद्दी संभालने के लिए लड़ाई करते हैं आपस में, और उसको हम बोलते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। तो औरंगज़ेब जो है वो इसमें जीत जाते हैं। जो शाहजहां के चारों बेटों में जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें जीत होती है औरंगज़ेब की। तो ये अपने आप को सोल विक्टर, यानी कि अपने आप को गद्दी संभालने के लिए घोषित कर देते हैं कि मैं अब मुग़ल एम्पायर का राजा हूँ। एंड वन ऑफ दिस ब्रदर्स डेड। तो इनके जो एक भाई होते हैं, चार भाई होते हैं, इन तीनों में युद्ध होता है, और जो चौथे भाई होते हैं इनके, उनकी डेथ हो जाती है। और जो अदर टू होते हैं, यानी कि मुराद और सुजा की बात हो रही है, इनको ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं औरंगज़ेब। और ये अपने आप को, अपने भाइयों को हराने के बाद जब मुग़ल एम्पायर की गद्दी संभालते हैं, तो ये खुद को टाइटल देते हैं आलमगीर का। तो आलमगीर का टाइटल किसको दिया गया है, किसने लिया है, यानी कि वर्ल्ड कॉन्करर, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे विजय प्राप्त करने वाला, ये टाइटल इसने अपने आप को दिया था, किसने, औरंगज़ेब ने। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे इन हिज फर्स्ट 10 ईयर ऑफ रीजन वर अ ग्रेट सक्सेस। तो इनके जो गद्दी संभालने के बाद के शुरू के जो 10 साल थे, वो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली इनको। इन्होंने सप्रेस किया था माइनर रिवॉल्ट्स, कोई काफ़ी बड़े रिवॉल्ट्स इन्होंने सप्रेस नहीं किए थे, यानी कि दबाया नहीं था। बहुत छोटे छोटे रिवॉल्ट्स होते थे इनके टाइम पे, और उनको इन्होंने दबाया था। बट इन्होंने फेस किया बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इन द लेटर पार्ट्स ऑफ इस रीजन। शुरू के 10 साल बहुत ईजिली निकल गए, इनके सक्सेस के साथ निकल गए, और छोटे मोटे रिवॉल्ट्स को इन्होंने सप्रेस किया था, उसमें निकल गए। लेकिन 10 साल के बाद जब इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, मतलब 11वें साल जब इनके राजगद्दी के लिए इनका चला, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने फेस करी थी अपने ही कुछ रीजन्स में। अब ये एक स्टेटमेंट है, द जाट एंड सनातमीज़। तो जाट थे और सनातमीज़ थे, एंड ऑल्सो द सिख। तो ये रिवॉल्ट करते थे किसके अगेंस्ट, औरंगज़ेब के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते थे। तो कौन कौन करते थे, सिख करते थे, सनातनीज़ करते थे, और जाट करते थे, औरंगज़ेब के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते थे। जो ये रिवॉल्ट होते थे वर इंड्यूस्ड बाय हिज हार्श रिलीजियस पॉलिसी। तो जो धार्मिक पॉलिसीज़ ये अपनाते थे औरंगज़ेब, तो ये बाकियों से अलग होती थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर था इनका रिलीजियस की तरफ, और ये कहीं ना कहीं अपने ही इस्लाम को फॉलो करके आगे बढ़ते थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो इनकी रिलीजियस पॉलिसी के लिए ये तीन जो थे इनके बहुत अगेंस्ट थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें औरंगज़ेब के बारे में, तो इनका जो रीज़न है, ये 1658 से लेकर 1707 तक चला था। तो ये टाइम पीरियड था इनका। ये एक्सपेंड करते हैं अपने एम्पायर को टू इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर एनेक्सिंग द मुस्लिम डेक्कन किंगडम्स। तो हमने देखा था कि डेक्कन में भी जो विंध्यान रेंज का साउथर्न पार्ट है, यानी कि डेक्कन का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ तक ही अब तक जा पाए थे। लेकिन औरंगज़ेब थे, ये काफ़ी डेक्कन तक गए थे, जो कि बीजापुर की बात हो रही है, गोलकोंडा की बात हो रही है। बट इनके जो पॉलिटिकल और रिलीजियस इनटॉलरेंस थी ऑल्सो लेड द इट्स डिक्लाइन। तो कहने का मतलब ये है कि साउथ में जब ये गए थे, तो मुस्लिम डेक्कन किंगडम्स थे, जो कि बीजापुर के थे और गोलकोंडा के थे। तो इन पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल और रिलीजियस जो इनटॉलरेंस थी, यानी कि ये चाहते थे कि जो राजनीतिक तौर पे भी ये अपनी चलाएं, और रिलीजियस पॉलिसीज़ भी अपनी खुद की बनाते थे, दूसरे धर्म की ये रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका डिक्लाइन हो गया था। तो ये जो है यहाँ पर अपना गोलकोंडा और बीजापुर में ठीक से अपने आप को जमा नहीं पाए थे वहाँ पे। औरंगज़ेब की अगर हम बात करें, ये बेसिकली पुरिटन होते हैं, यानी कि रिलीजियस इन नेचर। तो ये प्रॉपर जो है अपने रिलीजियस पे ही डिपेंड हुआ करते थे। ही इम्पोज्ड जजिया ऑन हिंदूज़। तो पिछले राजाओं ने जो जजिया टैक्स हटाया था हिंदूज़ से, अकबर के टाइम से चलता हम देखते आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस से हिंदूज़ पे जो है जजिया टैक्स लगा दिया। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर। तो ये नक्शबंदी जो सूफ़ी ऑर्डर का एक था चीज़, तो उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे। और जजिया टैक्स किसने दोबारा से इम्पोज किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है हिंदूज़ पे, तो वो औरंगज़ेब ने किया था, ठीक है। जो प्रिंस अकबर थे वो रेबेल्ड करते हैं अगेंस्ट हिज फादर औरंगज़ेब। तो कहने का मतलब है कि प्रिंस अकबर, जो कि इनके बेटे होते हैं औरंगज़ेब के, ये अपने ही फादर के अगेंस्ट रेबेल करते हैं, विद्रोह करते हैं। इन दिस कनेक्शन
किसके कनेक्शन में, जो 9th गुरु होते हैं हमारे सिख गुरु तेज बहादुर, तो इनके ऊपर वॉज एक्सिक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब इनको एक्सिक्यूट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया था। तो वो थे 9th सिख गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेज बहादुर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो डेक्कन पॉलिसी थी, यानी कि जो साउथ की इनकी पॉलिसी थी साउथ इंडिया के लिए, तो वो ये था कि डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वाज मोटिवेटेड बाय द पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मराठास और द रेबेलियंस एटीट्यूड ऑफ द। कहने का मतलब है कि जो डेक्कन पॉलिसी थी औरंगजेब की, उससे कैसे इसको मोटिवेशन मिला। तो इसको मोटिवेशन मिली पॉलिसी किसके थ्रू, कि मराठास जो थे साउथ में वो ग्रो कर रहे थे, तो यानी कि फाइनेंशियली भी ग्रो हो रहा था इनका। तो औरंगजेब का ये था कि वहाँ पे पक्का ऐसा कुछ है जो ये फाइनेंशियली इतने रिच हैं। तो औरंगजेब को कहीं ना कहीं ये एक चीज़ लगी, बहुत ही प्लस पॉइंट लगा कि मुझे भी वहाँ पे जाके देखना चाहिए। द रेबेलियस एटीट्यूड ऑफ द शिहा किंगडम्स ऑफ डेक्कन। तो जो गोलकोंडा थे, बीजापुर के जो ये किंग्स थे, इनका जो रेबेलियस एटीट्यूड था, इसके लिए भी ये औरंगजेब को था कि अच्छा इनका ये है तो मैं यहाँ पर जाके, जो अब तक नहीं कर पाए थे पिछले राजा, तो इसका ये था कि अब मैं वहाँ पर जाके इनकी पावर को कर्टेल करूँगा और रेबेलियस एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने की सोच रहे थे। तो होता ये है, तो औरंगजेब की जो कर्टेल करने के लिए रेबेलियस एक्टिविटीज़ ऑफ हिज सन अकबर हु हैड टेकन रेफ्यूजी इन द डेक्कन। तो अकबर जो इनके बेटे थे औरंगजेब के, अकबर सेकंड भी बोलते हैं इनको, तो ये जो इनके बेटे थे ये साउथ में जो है अपने फादर के अगेंस्ट, यानी औरंगजेब के अगेंस्ट में जाकर वहाँ पर रिफ्यूजीज़ लेके आते हैं और रेबेलियस एक्टिविटीज़ करवाते हैं, यानी विद्रोह करवाते हैं लोगों से। कौन, औरंगजेब के बेटे। तो इससे कहीं ना कहीं मराठास का इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ, इनकी ग्रोथ देखते हुए, और इनके बेटे ने जो साउथ में गोलकोंडा बीजापुर के एरिया में जो रेफ्यूजीज़ को लाकर विद्रोह करवाया, उसकी वजह से जो औरंगजेब है वो साउथ में अपनी डेक्कन पॉलिसी का निर्माण करते हैं और साउथ की तरफ ये बढ़ते हैं। औरंगजेब जो है केम टू डेक्कन इन 1682। तो साउथ में ये 82 में जाते हैं, 1682 में, एंड रिमेन्ड इन द डेक्कन टिल हिज डेथ। तो ये अपने डेथ तक जो है, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती 1707 तक। ये 1707 जो है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि 1682 में जो है औरंगजेब साउथ में गए थे, यानी कि डेक्कन में गए थे, और अपनी डेथ तक ही वहीं रहे थे, ताकि ये जो है अपना एक ओहदा बना सके वहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया पे पूरा इनका शासन चल रहा था। अब ये साउथ में भी आगे बढ़ना चाह रहे थे। औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा और बीजापुर। तो ये गोलकोंडा को भी एनेक्स्ट कर लेते हैं इन दिनों में, और बीजापुर को भी कर देते हैं। इनफैक्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेक्कन किंगडम्स वॉज अ पॉलिटिकल ब्लंडर। तो ये बोल रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ था डेक्कन किंगडम्स में, वो एक पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ था ऑन अ पार्ट ऑफ औरंगजेब। वो औरंगजेब की वजह से हुआ था, सबको पता है। द बैरियर बिटवीन, अब एक बैरियर था किसके बीच में, मुगल्स के बीच में और मराठा के बीच में, क्योंकि गोलकोंडा और बीजापुर औरंगजेब यानी कि मुगल्स जीत चुके थे। अब जो मेन फाइट है वो मुगल्स और मराठास के बीच में चल रही थी। वॉज रिमूव्ड, ये रिमूव कर दिया गया औरंगजेब के टाइम पे, एंड दे अंस्यूड अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन दैम। तो इन्होंने जो है अपना वो एक बैरियर रिमूव किया और डायरेक्ट इन्होंने बात करी एक दूसरे से। ऑल्सो हिज डेक्कन कैंपेन, जो औरंगजेब का जो डेक्कन कैंपेन था, एग्जॉस्टेड द मुगल ट्रेजरी। तो जब आप अपना राज्यपाट छोड़ के आप दूसरे के राज्यपाट में जाके बसना चाहते हो, वहाँ पे फाइट करते हो अपना सब कुछ लेकर, तो वहाँ आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। कहीं भी किसी भी जगह देख लीजिए, जहाँ भी अगर युद्ध हुआ है तो आपका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होता है और आपके पैसे मतलब बचता नहीं है कुछ खजाने में। तो इनका भी जो है ट्रेजरी थी, यानी कि तरीके बोले कि इनके पास जो खजाना था इनका, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़त्म हो चुका था। अगर हम माने अकॉर्डिंग टू जे.एन. सरकार, तो जे.एन. सरकार के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो डेक्कन रूलर थे वो र्यून करते थे औरंगज़ेब को। उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं औरंगज़ेब को हराया था, या ऐसा कहा जाता है कि इनके द्वारा, जे.एन. सरकार के द्वारा। अब अगर हम बात करेंगे कि मराठाज अंडर शिवाजी वर अ थ्रेट टू औरंगज़ेब, तो उस टाइम पे जब औरंगज़ेब रूल कर रहे थे मुगल शासन पे, तो उस टाइम पे मराठा में कौन रूलर थे, तो वो शिवाजी थे। तो कहीं ना कहीं शिवाजी जो थे औरंगज़ेब के लिए काफ़ी बड़ा खतरा थे, औरंगज़ेब को ये पता था। तो औरंगज़ेब सेंड करते हैं टू ऑफ हिज ग्रेट जनरल्स। तो औरंगज़ेब अपने दो बहुत ही ग्रेट जनरल्स को भेजता है, शाहिस्ता खान है और जय सिंह है। इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शाहिस्ता खान और जय सिंह जो है किसके जनरल थे, औरंगज़ेब के थे। और औरंगज़ेब इनको कहाँ भेजते हैं, शिवाजी के पास, वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक कैप्चर करने के लिए शिवाजी को। तो जो जय सिंह है ये शिवाजी को कैप्चर कर लेते हैं, मतलब पहले शाहिस्ता खान जाता है फिर जय सिंह जाता है। शाहिस्ता खान फेल हो जाते हैं, लेकिन जो जय सिंह है वो शिवाजी को कैप्चर कर लेते हैं और उनको अपने साथ दिल्ली ले आते हैं। बट शिवाजी मैनेज कर लेते हैं एस्केप करने का टू द डेक्कन, वो वापस से डेक्कन में चले जाते हैं। तो शिवाजी एम्प्लॉइंग गोरिल्ला टैक्टिक्स,
तो जब ये अंग्रेज़ों की पकड़ से छूट जाते हैं शिवाजी, तो ये गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है फिर, डिफाइंड करते हैं द मुगल्स फोर्सेस टिल हिज डेथ। तो मुगल फोर्सेस से अपनी डेथ तक की डिफेंड करते हैं खुद को एट द एज ऑफ 53 इन 1680। तो आपको समझ में आ गया कि शिवाजी की डेथ तक इन्होंने औरंगज़ेब से लड़ाई करी थी। क्या टेक्निक अपनाई थी इन्होंने? गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपनाया था अपने आप को डिफेंड करने के लिए। द मुगल फेस्ड सेवरल रेबिलियंस, काफ़ी विद्रोह हुए इनके औरंगज़ेब के टाइम पे, एंड औरंगज़ेब्स एटीट्यूड एंड पॉलिसी बिगिन टू हार्डन। तो जैसे जैसे इनके खिलाफ विद्रोह होता गया, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ और जो रिलीजियस टॉलरेंस जो था इनमें वो बिल्कुल भी नहीं था, तो अपनी जो एटीट्यूड और पॉलिसी इन्होंने और हार्ड कर दी लोगों के लिए। तो उसकी वजह से इनका कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है कि इनका डिक्लाइन हुआ था औरंगज़ेब का। ही एक्सक्लूडेड हिंदूज़ फ्रॉम पब्लिक ऑफिसेज। तो जिस तरीके से अकबर को देखा है हमने, उसके बाद आने वाले राजाओं को देखा है कि उन्होंने पब्लिक ऑफिसेज में यानी अपनी मिनिस्ट्रीज़ में हिंदूज़ को एक ऑफिस दिया था। तो औरंगज़ेब इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, जितने भी हिंदू ऑफिसर्स होते हैं उनको ये निकाल देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं हिंदू स्कूल्स को, टेम्पल्स को। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा एम्पीरियर था या राजा था मुग़ल शासन में कि जिसने हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करे थे, टेम्पल्स और स्कूल्स को डिस्ट्रॉय किया था, तो वो औरंगज़ेब थे। वाइल हिज परसिक्यूशन ऑफ द सिख, जो सिख्स के साथ इन्होंने किया था पंजाब में, टर्न्ड दैट सेक्ट अगेंस्ट मुस्लिम रूल। तो कहने ये बोल रहे हैं कि औरंगज़ेब ने जो सिखों के साथ पंजाब में जो परसिक्यूशन, मतलब कहने का काफ़ी गलत व्यवहार किया था उनके साथ में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्होंने सिखों को मारा था वहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं इनके मुस्लिम रूल के बहुत अगेंस्ट था, मोस्ट नोटेबली अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है, एंड रिजॉर्ट रेविलियंस अमंग राजपूत, सिख्स एंड मराठास। तो इन सब के साथ जो है औरंगज़ेब का बहुत ज़्यादा एक कहते हैं विद्रोह देखने को मिला है, और काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, और कहीं ना कहीं औरंगज़ेब ने सिखों को बहुत ज़्यादा हद तक टॉर्चर किया था। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। और उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जो थे वो लीडर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। औरंगज़ेब की हम बात करें तो औरंगज़ेब वॉज सीवियरली टेस्टेड बाय द मराठास टिल हिज डेथ। तो औरंगज़ेब को बहुत ही ज़्यादा सीवियरली तरीके से टेस्ट किया गया था मराठास के द्वारा, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी 1707 में। तो अगर ऑब्वियस है, आप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड अपनी पॉलिसीज़ रखोगे, तो आप जब किसी के सामने झुकते हो, अब मराठास में उस टाइम पे शिवाजी थे, वो औरंगज़ेब को बहुत हद तक उसके करने का वो फल देते हैं। एज द सन ऑफ शिवाजी कंटिन्यूड द रेबिलियन। तो ये चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती हैं। द डेथ ऑफ औरंगज़ेब होती है 1707 में, मार्क्ड वाटर शेड ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर। तो जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है, तो मुगल एम्पायर कहीं ना कहीं एक वाटर शेड, कहने का मतलब है कि धीमा पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है, और वहाँ से जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसकी डेथ को अच्छा भी माना गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था। केम टू एंड इवन थ्रो द वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगज़ेब हेल्ड द थ्रोन। मतलब 150 सालों तक, इनकी डेथ के 150 सालों बाद तक क्या होता है, 150 ईयर्स तक, कि कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आता, सक्सेसर नहीं आता इनका औरंगज़ेब का। तो उसके बाद सारे ही जो मुग़ल रूलर्स रहते हैं वो सारे ही बहुत वीक रहते हैं। तो ये मुग़ल एम्पायर का औरंगज़ेब के टाइम का मैप है कि साउथ का बस इतना ही हिस्सा बचा था इनके पास, बाकी इन्होंने पूरे इंडिया पे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा एरिया, बांग्लादेश वगैरह सब इनके अंडर में था। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, अभी पूरे मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी रूलर की बात नहीं हो रही। तो अब हम पूरा मुगल एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो मुगल जो है रिटेन करते थे बहुत सारे फीचर्स को ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द सल्तनत एंड शेरशाह। तो ये बोल रहे हैं कि जो मुगल थे, उन्होंने ये दिल्ली सल्तनत और शेरशाह के बाद आए थे। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था सल्तनत के टाइम पे और शेरशाह के टाइम पे, उसी को इन्होंने फॉलो किया, वही फीचर्स रखे इन्होंने अपने में भी। अंडर शेरशाह के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी, परगनाज, अ ग्रुप ऑफ विलेज जिसे हम बोलते थे, सरकार हुआ करता था, अ ग्रुप ऑफ परगना जिसे हम बोलते थे, एंड ग्रुप ऑफ सरकार्स जिसमें था सम बट लाइक सूबाज और प्रोविंसेस वर प्लेस्ड अंडर स्पेसिफिक ऑफिसेज। तो जो शेरशाह ने ये जो बनाए थे परगनाज, सरकार और ग्रुप ऑफ सरकार्स, इसको क्या किया, इसको मुगल एम्पायर ने एक स्पेसिफिक ऑफिस में बना दिया। द मुगल्स फॉर्मुलाइज करते हैं अ न्यू टेरिटोरियल यूनिट कॉल्ड सूबा। तो ये सूबा बनाते हैं एक यूनिट, यहाँ पर यूनिट था परगना शेरशाह के टाइम पे, लेकिन इन्होंने क्या बनाया, सूबा, ठीक है। द मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 प्रोविंसेस। तो 12 प्रोविंसेस में इनको डिवाइड किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, जिसको हम प्रोविंस बोल सकते हैं या सूबाज।
किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगर क्वेश्चन आया कि मुगल एम्पायर किसके द्वारा 12 सूबाज में डिवाइड था, तो अकबर ने किया था। कितने सूबाज में? 12 सूबाज में, तो ये ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ जागीर एंड मनसब्स, तो जागीर और मनसबदारी सिस्टम सबको पता होगा क्या था। तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जागीर और मनसब सिस्टम था वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल्स। तो जागीर और मनसबदारी सिस्टम कौन लेकर आया था? मुगल्स ही लेकर आए थे। तो अगर हम मनसबदारी सिस्टम के बारे में बात करें तो अंडर दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर वॉज असाइंड अ रैंक, जिसको हम मनसब बोलते थे। तो मनसबदारी में मनसब नाम के ऑफिसर को हम रैंक के हिसाब से असाइन करते थे। तो जो लोएस्ट रैंक होती थी उसको हम 10 देते थे, और जो हाईएस्ट होता था उसको हम 5000 देते थे फॉर द नॉवेल्स के लिए। क्लियर हो गया कि मनसबदारी सिस्टम में हम हर ऑफिसर को असाइन करते थे एक रैंक, जिसे हम मनसब बोलते हैं, और वो रैंक जो है लोएस्ट होती थी 10 और ज़्यादा से ज़्यादा होती थी 5000 तक। तो इसके बीच में हम रैंक दिया करते थे मनसब्स को। प्रिंसेस जो होते थे ऑफ रॉयल ब्लड, यानी कि कोई अमीर घराने से है तो उसको रॉयल ब्लड बोला जा रहा है यहाँ पे, वो रिसीव करते थे इवन हायर रैंक। आप रिच हो, आपका ओहदा बड़ा है, आपकी कास्ट ऊंची है, तो आप जो है आपको रॉयल ब्लड माना जाएगा, और उसको मिलता था हायर रैंक प्रिंसेस को। दी रैंक वर डिवाइडेड इनटू 2, तो दो चीज़ों में रैंक डिवाइड होती थी, एक जाट में और सावर में। तो हम देखेंगे, सवार भी बोल सकते हो या सावर भी बोल सकते हो। जाट का मतलब था पर्सनल एंड इट फिक्स्ड द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। और सावर का मतलब था, जाट कहने का मतलब है कि जो रैंक दिए जाते थे, मान लो आपको अगर 5000 रैंक दी गई है, तो इस रैंक में क्या होता था, हमें डिवाइड किया जाता था जाट और सावर में। तो जाट जो है ये रैंक हमें मिलती थी पर्सनल के लिए, हमारे पर्सनल स्टेटस के लिए, ठीक है। और जो सावर रैंक होती थी ये इंडिकेट करती थी नंबर ऑफ कैवलरी मैन, कि आपके पास कितने ज़्यादा कैवलरी मैन हैं, यानी कि जो हॉर्स चलाते थे, ऑफ अ पर्सन हु वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ठीक है। एवरी सावर हैड टू मेंटेन एटलीस्ट 2 हॉर्स। अगर आप सावर में हो तो आपको एटलीस्ट मेंटेन करना है 2 घोड़ों को, ठीक है। टू मनसब रैंक्स, तो जो मनसब रैंक्स हुआ करते थे वॉज नॉट हेरिडिटरी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके फादर को मनसबदारी सिस्टम में मनसब की रैंक मिली है और हाईएस्ट रैंक मिली है तो वो आपके भी मिलेगी, हेरिडिटरी नहीं था, जो उस लायक है उसी को मिलता था। सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं और प्रमोशंस एज वेल एज डिसमिसल, यानी कि निकाल देना, वर डायरेक्टली मेड बाय द एम्पीरियर। तो ये डायरेक्टली एम्पीरियर करते थे, बीच में कोई मिनिस्टर नहीं था। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट इस तरीके से घुमाया गया कि मुगल टाइम पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, प्रमोशंस है, और जो डिसमिसल्स करते थे, निकालते थे लोगों को, वो किसी मिनिस्टर के द्वारा निकाला जाता था, नहीं, डायरेक्ट वो एम्पीरियर के द्वारा ही, जो रूलर होता था उसके ही द्वारा निकाला जाता था। अब लैंड रिवेन्यू सिस्टम उस टाइम पे क्या था? Akbar went for a revenue experimentation in his administration. The revenue policies of Alauddin Khilji and Sher Shah Suri, यहाँ पे सूरी आएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी और जो शेरशाह सूरी ने फॉर्म किया था अपना रिवेन्यू पॉलिसी, तो इस पे ही मुगल की भी रिवेन्यू सिस्टम बेस्ड था। ये ध्यान रखना है आपको, किसके रिवेन्यू सिस्टम से बेस्ड था? अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी के रिवेन्यू पॉलिसीज से। इन द ईयर 1581 रिवेन्यू मिनिस्टर जो कि राजा टोडरमल थे, रीऑर्गेनाइज करते हैं द होल लैंड रिवेन्यू सिस्टम। जब मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था उस वक्त तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी का जो रिवेन्यू पॉलिसीज़ चलती आ रही थी उसी को इन्होंने एज अपना रिवेन्यू सिस्टम अपनाया था। लेकिन 1581 में क्या होता है, जो राजा टोडरमल होते हैं इनके रिवेन्यू मिनिस्टर, वो वापस से रीऑर्गेनाइज करते हैं सारे लैंड रिवेन्यू सिस्टम को। तो ये ध्यान रखना है कि कौन ऑर्गेनाइज करता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये सिस्टम था इसको हम क्या बोलते थे, इज़ नोन एज जब्ती और बंदोबस्त। तो जो रिवेन्यू सिस्टम था जो राजा टोडरमल ने बनाया था उसको हम जब्ती बोलते थे या फिर बंदोबस्त बोलते थे। तो बंदोबस्त सिस्टम के नाम से भी आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम के हिसाब से जो लैंड था उसको मेज़र करते थे और क्लासीफाई करते थे बेस्ड ऑन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पर हमारे पास 2 ज़मीन है तो उस ज़मीन को हम कैसे मेज़र करेंगे, तो हम क्लासीफाई करते थे कि किस सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है वो हाई है और किसकी लो है, तो उस हिसाब से ज़मीन को नाम दिया जाता था। तो क्या नाम देते थे हम देखते हैं। पोलाज बोलते थे, कल्टीवेटेड जो एवरी ईयर, मान लीजिए ये 4 ज़मीन है, तो इन चारों ज़मीनों में पोलाज ज़मीन कैसे हम पता कैसे चलेगा, एक ज़मीन है जिसमें हर साल खेती हो रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पोलाज, एवरी ईयर कल्टीवेट हो रहा है, हर साल उसमें इरिगेशन हो रहा है। फिर आता है परौती, जिसको हम बोलते हैं वंस इन 2 ईयर। अब एक ये ज़मीन है जिसमें हर साल तो खेती नहीं हो रही, लेकिन हाँ हर 2 साल में एक बार खेती हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं परौती, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। अब आती है तीसरी ज़मीन, ठीक है, तीसरी ज़मीन को बोलते हैं चच्चर,
जो कि है वंस इन 3 और 4 ईयर्स। अब यहाँ पर 3 या 4 साल में एक बार खेती होती है, तो उसे हम बोलते हैं चच्चर। तो आपको ये ध्यान रखना कि 3 4 यानी कि 4 बोलते हैं ना, तो चच्चर आपको इस तरीके से याद रहेगा। फोर्थ आता है बंजर। अब बंजर ज़मीन से आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि 5 साल या उससे ज़्यादा साल लग जाते हैं, मोर देन 5 ईयर्स लग जाते हैं एक बार खेती करने में, और वो ज़मीन फिर बंजर हो जाती है। तो हमें पता है कि बंजर ज़मीन पे हम कंटिन्यूस खेती नहीं कर सकते हैं। जब बारिश होती है 4-5 सालों में अच्छी वाली, तब वहाँ पे खेती होती है। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की अगर हम बात करें उस पीरियड की, द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया आर मैंशनड बाय मैनी यूरोपियन ट्रैवलर्स। तो जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हुआ करती थी उस टाइम पे इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा जो मैनी यूरोपियन ट्रैवलर्स आए थे, जो उस टाइम पे ट्रैवल करने लगे थे, ठीक है, जहांगीर के टाइम से ही हमने देखा है कि यूरोपियन ट्रैवलर्स आने लगे थे, तो उनके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एंड ट्रेडर्स जो हुआ करते थे हु केम टू इंडिया एंड देयर अकाउंटेंट्स कंटेन माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है यहाँ पे। अभी यही बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाए इन्होंने, सोशल लाइफ में क्या चल रहा था। तो वो सब चीज़ें हमें ट्रैवलर्स के थ्रू ही पता चलता है। जनरली अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स जो होते थे डिस्क्राइब्ड इन द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि बहुत पैसा था और काफ़ी रिचनेस थी इंडिया में उस वक्त में जब मुगल शासन चल रहा था। एंड ऑल्सो द लेविश लाइफ ऑफ द नॉवल्स। तो इनकी कोर्ट में जो नॉवल्स हुआ करते थे उनकी लाइफ भी काफ़ी लेविश हुआ करती थी, काफ़ी लग्जरी वाली हुआ करती थी। तो ये चीज़ें भी हमें पता चलती हैं। देयर आर अकाउंट्स ऑफ फॉरनर्स। तो काफ़ी सारे फॉरनर्स के अकाउंट हैं, एज वेल एज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो जो फॉरनर्स के अकाउंट्स हैं जो उन्होंने लिखे होंगे, उससे हमें पता चलता है काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें पॉवर्टी भी शामिल है, सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल सच एज पीजेंट्स की क्या हालत थी, आर्टिशंस उस टाइम पे कैसे सफ़र कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। हमने देखा है कि काफ़ी मुगल शासन जो है पेंटिंग का शौक रखते थे, काफ़ी सारे जो है आर्ट और आर्किटेक्चर का, कोई बिल्डिंग मटेरियल का, मतलब बिल्डिंग्स बनाने के लिए फेमस था। काफ़ी ऐसे भी थे जिन्होंने इन सबको काफ़ी सप्रेस करने की कोशिश करी थी, आगे नहीं बढ़ने दिया था। उस टाइम पे जो है इंडिया में आर्टिशियंस और पीजेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लैंग्वेज और लिटरेचर की हम बात करें पूरे मुगल एम्पायर में, तो पर्शियन, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज जो है उस टाइम पे काफ़ी डेवलप हो रहे थे। पर्शियन लैंग्वेज हमने देखा है कि नूरजहान जो थी उन्होंने भी पर्शियन लैंग्वेज को काफ़ी फॉलो किया था। संस्कृत चलता आ रहा था हमारा, और उनकी कुछ रीजनल लैंग्वेज होती थी जो डेवलप्ड होती थी ड्यूरिंग द मुगल रूल। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल एम्पायर। तो जो पर्शियन था वो एक लैंग्वेज था एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल एम्पायर में। ये ध्यान रखना है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे कौन सी लैंग्वेज थी, तो वो पर्शियन लैंग्वेज थी। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अब सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था लिटरेचर के फील्ड में ड्यूरिंग द मुगल रूल, वॉज द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। तो उर्दू यहाँ पे डेवलप हुआ था एज अ कॉमन लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो कौन सी लैंग्वेज थी, वो उर्दू थी। ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पीपल स्पीकिंग डिफरेंट डायलेक्ट्स। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेट करने के लिए आज हम हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो उस टाइम पे उर्दू लैंग्वेज का यूज़ होता था। लोकल लोग जो होते थे, लोकल पीपल्स होते थे, वो बात करने के लिए उर्दू लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो अगर बोला जाए कि उर्दू लैंग्वेज एक पीक पर कब पहुंचा, तो वो मुगल एम्पायर के टाइम पे पहुंचा था। बाबर जो है हमने पढ़ा, तो बाबर रोट करते हैं अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं तुजुके बाबरी। ये मैंने जब बाबर के बारे में पढ़ाया था तो बताया था, वो तुर्की लैंग्वेज में लिखते हैं, ये आपको पूछा जाएगा। तो तुजुके बाबरी जो है तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई है। वो किसने लिखी है, वो बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। दिस ऑटोबायोग्राफी गिव्स डिटेल ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया, यानी कि उस टाइम पर फ्लोरा फोना क्या थे, कैसे एनिमल्स हुआ करते थे, किस तरीके के पेड़ पौधे हुआ करते थे, हर चीज़ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने अपनी तुजुके बाबरी में बताया है। बाबरनामा अगर हम बात करें तो ये ट्रांसलेशन है ऑफ तुजुके बाबरी का। तो किसने किया था, वॉज रिटन इन पर्शियन बाय अब्दुल रहीम खान। तो तुजुके बाबरी जो ऑटोबायोग्राफी है वो बाबर ने अपनी खुद की लिखी थी, लेकिन जब तुजुके बाबरी का ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि बाबर ने तुर्की लैंग्वेज में लिखा था, तो तुजुके बाबरी का जब पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ तो उसको बाबरनामा बोला गया। किसने बोला, अब्दुल रहीम खान ने। अब्दुल फैज़ल की अगर हम बात करें, तो अबुल फैज़ल जो है इन्होंने लिखा था अकबरनामा, जो कि अकबर की हिस्ट्री थी उसमें, और आईने अकबरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन बुक थी। ये दोनों ही जो है अकबरनामा और आईने अकबरी, ये अबुल फैज़ल ने ही लिखी है। एक में हिस्ट्री ऑफ अकबर था, अगर एग्जाम में आया कि अकबरनामा में एडमिनिस्ट्रेशन था, नहीं, उसमें अकबर की हिस्ट्री लिखी थी। लेकिन आईने अकबरी में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया था। जहांगीर की अगर हम बात करें, तो जहांगीर हैज़ रिटन द, यहाँ पर रिटन आएगा, इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी
तुजुके जहांगीर। तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि बाबर ने तुजुके बाबरी लिखी थी और जहांगीर ने तुजुके जहांगीर लिखी थी। अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इन्होंने अपने बारे में लिखा था इसमें। अब जो हम ये कहेंगे, अगर मुमताज़ खान जो थे, इन्होंने लिखा था बायोग्राफी ऑफ जहांगीर एज इबलनामा ए जहांगीर। तो ये इन्होंने लिखा था। आपको इनका नाम ध्यान रखना है कि जहांगीर की बायोग्राफी किसने लिखी थी, मुतामिद ने लिखी थी, जिनका जो लिखा कैसे गया था, इकबाल नामा ए जहांगीर। तो इनके इकबाल लगा के आगे लिखा था कि इनके बारे में किसने लिखा था, मुतामिद ने। अगर हम शाहजहां की बायोग्राफी की बात करें तो पातशाह नामा, शाहजहां की जो बायोग्राफी है उसका नाम है पातशाह नामा, वॉज रिटन बाय 2 ऑथर। तो 2 लोगों ने शाहजहां की बायोग्राफी लिखी है, जिसको पातशाह नामा बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देवर, अब वो 2 लोग कौन से थे, एक थे अब्दुल हामिद लोहरी और दूसरे थे इनायत खान। इन दोनों ने मिलकर पातशाह नामा लिखी थी, जो कि शाहजहां की बायोग्राफी थी। इनायत खान की हम बात करें तो इन्होंने शाहजहां नामा भी लिखा था। तो इनायत खान ने शाहजहां नामा भी लिखा था और पातशाह नामा भी इन्होंने ही लिखा था। पर्शियन लिटरेचर की अगर हम बात करें, वॉज एनरिच्ड बाय ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स। तो पर्शियन लिटरेचर कैसे फेमस हुआ, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया। जैसे संस्कृत में पहले एंशियंट टाइम पे संस्कृत में चीज़ें लिखी जाती थी, तो उनको ट्रांसलेट करके पर्शियन लैंग्वेज में जो है मुगल एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या है। जो पर्शियन लिटरेचर थे वॉज एनरिच्ड बाय, ये हमने कर लिया। जो महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ अबुल फैजी, जो कि ब्रदर थे ऑफ अबुल फैजल के एंड अ कोर्ट पोइट ऑफ अकबर। तो अबुल फैजल जिन्होंने क्या कहते हैं आईने अकबरी लिखी है, अकबरनामा लिखा है, उनके ही भाई थे अबुल फैजी, जिन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ अबुल फैजी, जो कि ब्रदर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अकबर के कोर्ट पोइट हुआ करते थे अबुल फैजल। एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। दारा शिकोह की हम बात करें तो ये ट्रांसलेट करते हैं भगवत गीता को और उपनिषद को इनटू पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत में लिखी होती थी। तो दारा शिकोह ने भगवत गीता और उपनिषद को जो है पर्शियन लैंग्वेज में, हिंदुइज्म को समझने के लिए इन्होंने उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इनकी जो मोस्ट फेमस वर्क है, दारा शिकोह बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है मजमा उल बहरन। तो ये आपको ध्यान रखना है। बदौनी की अगर हम बात करें तो बदौनी वॉज बिटर क्रिटिक ऑफ अकबर। ये अकबर को बहुत क्रिटिसाइज करते थे बदौनी। तो ये ट्रांसलेट करते हैं महाभारत को इनटू पर्शियन एज, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो वो महाभारत को पर्शियन में क्या लिखते हैं, रज़ानामा। तो महाभारत को पर्शियन में एज अ रज़ानामा किसने दिखाया है, तो बदौनी थे, जिन्होंने अकबर को बहुत क्रिटिसाइज किया था उनके टाइम पीरियड में। और रीजनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, यानी कि लोकल लैंग्वेज क्या चल रही थी उस टाइम पे, सच एज बंगाली था, उड़िया था, राजस्थानी, गुजराती हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर हिंदी पोइट्स वर अटैच्ड द मुगल कोर्ट। तो अकबर के टाइम पे हम सब ने देखा है कि जो हिंदी पोइट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके कोर्ट में आए थे, उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया था हिंदुइज्म को भी। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिंदी पोइट जो थे वो तुलसीदास थे, जो अकबर के कोर्ट में थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। हु रोट द हिंदी वर्जन ऑफ द रामायण। तो रामायण का जो हिंदी वर्जन है वो तुलसीदास ने लिखा था, ये सबको पता है। और ये अकबर के टाइम पे थे। जो कि रामचरितमानस हम बोलते हैं, वो किसने लिखी थी, तुलसीदास ने। अब जगन्नाथ की अगर हम बात करें, जगन्नाथ पंडित रया, जो कि कोर्ट पोइट थे शाहजहां के टाइम पे, हैज़ रिटन 2 संस्कृत बुक्स। अब ये पहली बार हुआ है कि मुगल शासन में संस्कृत में बुक्स लिखी गई थी, जो कि जगन्नाथ पंडित रया ने लिखी थी शाहजहां के टाइम पे। तो वो बुक कौन सी थी, गंगा लहरी थी और रास गणधर्म। तो या रास गंगाधरम जो है ये नाम, और गंगा लहरी, ये दोनों ही जगन्नाथ पंडित रया ने लिखी थी शाहजहां के टाइम पे। ये पहली बार हुआ था कि 2 संस्कृत बुक्स लिखी गई थी, नहीं तो पर्शियन लैंग्वेज में ही अब तक ट्रांसलेशन चल रहा था। नेक्स्ट हम पेंटिंग्स और म्यूज़िक्स देखेंगे इनके बारे में, कि क्या पेंटिंग्स और म्यूज़िक को इन्होंने फॉलो किया था। काफ़ी लंबा है ये, क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। मुगल टाइम पे जितना इंपॉर्टेंस दिया गया है पेंटिंग और म्यूज़िक को किसी भी एम्पायर या रूलर के टाइम पे नहीं दिया गया था। जो फाउंडेशन था फॉर द मुगल पेंटिंग वॉज लेड बाय हुमायूं। हुमायूं ने रखा था पेंटिंग का जो फाउंडेशन है, वाइल स्टेइंग इन पर्शिया, जब वो पर्शिया में गए थे। ही ब्रॉट विद हिम 2 पेंटर्स। तो जब ये पर्शिया गई तो वहाँ से ये 2 पेंटर्स को लेके आए, जिनका नाम था मीर सैयद अली और अब्दुल समाद इन इंडिया। तो ये अब्दुल सामद और मीर सैयद अली को इंडिया लेकर आते हैं। दोनों पर्शियन पेंटर्स होते हैं और हुमायूं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं मुगल पेंटिंग्स को, ये इंडिया में इसकी स्टार्टिंग करते हैं।
अकबर कमीशन करते हैं द इलस्ट्रेशन ऑफ सेवरल लिटरली और रिलीजियस टेक्स्ट को। तो लिटरेचर वर्क जो था वो अकबर के टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था। ही इन्वेंटेड अ लार्ज नंबर ऑफ पेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू हिज कोर्ट। तो हमने जब अकबर के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि अकबर जो है पूरी इंडिया के हिंदूज को इन्वाइट करते थे, सिर्फ हिंदू ही नहीं बाकी धर्मों को भी इन्वाइट करते थे, जो भी फेमस पोइट्स हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे अपने कोर्ट में। तो काफ़ी लार्ज नंबर पर अपने पेंटर्स भी इन्होंने अपने कोर्ट में बुलाए थे पूरी कंट्री से। बोथ हिंदू और मुस्लिम ज्वाइन करते थे इस वर्क को, जिसका नाम था बसवान मिस्किना दासवंत अटेंड ग्रेट पोजीशन एज अकबर्स कोर्ट एज आर्टिस्ट। तो कौन थे अकबर के कोर्ट में एज अ ग्रेट आर्टिस्ट? तो वो थे बसावन या बसवान भी बोलते हैं इनको, मिस्किना और दसवंत। ये तीनों थे जो अकबर के कोर्ट में काफ़ी ग्रेट पोजीशन पे थे, ठीक है, आर्टिस्ट के फॉर्म में। इलस्ट्रेशन ऑफ पर्शियन वर्जन हम बात करें ऑफ महाभारत एंड रामायण वर प्रोड्यूस्ड टू मिनिएचर फॉर्म। तो मिनिएचर फॉर्म में जो है पर्शियन वर्जन में महाभारत और रामायण को प्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे। आर्ट स्टूडियो स्टैब्लिश की गई थी अकबर के द्वारा, ये ध्यान रखना है। हिस्टोरिकल वर्क सच एज अकबरनामा, जिसमें अकबर की हिस्ट्री थी, ऑल्सो रिमेन्ड द मेन थीम्स ऑफ मुगल पेंटिंग। इसमें भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। तो मुगल पेंटिंग का अगर अच्छा खासा एग्जाम्पल हम देखें तो अकबरनामा है, ठीक है। मुगल पेंटिंग्स रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर। जिसने सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स को फॉलो किया, बढ़ावा दिया, वो जहांगीर थे। और यहीं पे जो है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर चला था मुगल पेंटिंग का, जो अपना एक खुद के रीजन में मुगल्स के टाइम पे। ही एम्प्लॉयड अ नंबर ऑफ पेंटर्स। तो जहांगीर भी काफ़ी ज़्यादा पेंटर्स को एम्प्लॉय करते हैं, लाइक अब्दुल हसन, भीषण दास, मधु, आनंद, मनोहर, गोवर्धन एंड उस्ताद मंसूर। इनको कौन एम्प्लॉय करता है? जहांगीर। आपको बस नाम एक बार देख लेना है ताकि अगर एग्जाम में आए तो याद रहे आपको। म्यूजिक हैड ऑल्सो डेवलप्ड अंडर द मुगल्स। म्यूजिक को भी काफ़ी फॉलो किया गया है। अकबर पेट्रोनाइज्ड करते हैं तानसेन को। तो तानसेन जो हैं ग्वालियर से थे। ये किसके टाइम पीरियड में, किसके कोर्ट में थे? अकबर के टाइम पे। और हम सब ने देखा है काफ़ी सारी फिल्म्स में और सीरियल्स में कि अकबर हमेशा तानसेन से गाने सुना करते थे। तो अब अगर हम देखें नेक्स्ट, तानसेन जो है कंपोज करते थे बहुत सारे राग्स, ठीक है। जहांगीर एंड शाहजहां वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। ही दोनों म्यूज़िक को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। किसकी बात हो रही है? जहांगीर और शाहजहां की। द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग किसको जाता है? अकबर और जहांगीर को। अकबर ने स्टार्ट किया था, जहांगीर इसको हाईएस्ट पीक पर लेके गए थे, इसलिए इन दोनों को माना जाता है कि मुगल पेंटिंग का डेवलपर कौन है? अकबर और जहांगीर। और म्यूज़िक का डेवलपर कौन है? जहांगीर और शाहजहां। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। मुगल पेंटिंग की बात करें तो इवॉल्व होता है फ्रॉम पर्शियन स्कूल से ऑफ मिनिएचर पेंटिंग विद हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन इन्फ्लुएंसेस। मतलब मिक्सचर था मुगल पेंटिंग जो था हर किसी अलग अलग धर्म की पेंटिंग से। दीज पेंटिंग्स इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ वेरियस मुगल एम्परर्स इन इंडिया। अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग टाइम पे पेंटिंग्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती चली गई। द पेंटिंग्स ऑफन रिवॉल्व्ड अराउंड दैम्स देमसेल्व्स लाइक, मतलब इनके टाइम पे जो पेंटिंग्स आ रही थी वो बैटल्स को रिलेटेड थी, लेजेंडरी स्टोरीज हुआ करती थी, हंटिंग सीन्स की पेंटिंग होती थी, वाइल्ड लाइफ की होती थी, रॉयल लाइफ और माइथोलॉजिकल एक्सट्रेक्टर। मतलब अलग अलग फील्ड से लेके ये पेंटिंग्स को, जो थीम होती थी पेंटिंग्स की, वो बनाते थे। दीज पेंटिंग्स ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू नरेट करने के लिए टॉल टेल्स ऑफ द मुगल एम्पीरियर। वन ऑफ द अर्लीस्ट पेंटिंग प्रोजेक्ट करता है कमीशन बाय अकबर। काफ़ी, अगर हम स्टार्टिंग में सबसे पहले बोले कि पेंटिंग्स किसने स्टार्ट किया है तो वो अकबर थे। जो क्या कि उस पेंटिंग का नाम क्या था? तूतीनामा हम बोलते हैं उसको, विच लिटरली ट्रांसलेट टू टेल्स ऑफ अ पैरट। तो वो पेंटिंग कमीशन की गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है कि तूतीनामा को बोला गया है टेल्स ऑफ अ पैरट, उसको ट्रांसलेट किया गया था। देयर इज़ हमजनामा। तो ये किसने लिखा था? हमजान नामा एज वेल। ये भी अकबर के टाइम पे ही था। सिंस जहांगीर वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन पेंटिंग। अब जो जहांगीर थे ये यूरोपियन पेंटिंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और ये ऑर्डर करते थे अपने पेंटर्स को फॉलो करने के लिए। एवरी सिंगल पर्सपेक्टिव जो होता था, एक एक पॉइंट जो है यूरोपियन पेंटिंग का, उसको फॉलो करने के लिए बोलते थे अपने आर्टिस्ट को। जहांगीर की बात हो रही है ये। दिस गेव अ होल न्यू पर्सपेक्टिव टू द मुगल पेंटिंग। तो एक नया जो टेक्निक, अगर हम बोले कि नए तरीके से पेंटिंग जो था मुगल शासन में, वो कौन लेकर आया? यूनिक स्टाइल, तो वो जहांगीर लेकर आए थे। किससे इंस्पायर्ड थे ये? यूरोपियन पेंटर से इंस्पायर्ड थे। जहांगीर इवन यूज्ड यूरोपियन पेंटिंग्स दैट पोर्ट्रेट द इमेजेस ऑफ किंग और क्वींस। तो यूरोपियन साइड में हमें पता है कि किंग और क्वीन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है वहाँ पर, और जहांगीर जो है उस थीम को भी फॉलो करते थे काफ़ी ज़्यादा, और उसका पोर्ट्रे बना के इन्होंने रखा था।
एज रेफरेंस एंड आस्क्ड हिज पेंटर टू टेक अ लीफ आउट ऑफ दिस पेंटिंग। एज अ रिजल्ट अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द मुगल पेंटिंग्स कमीशन बाय जहांगीर, तो काफ़ी सारी पेंटिंग्स जहांगीर के द्वारा कमीशन की गई हैं। हैड फाइनर ब्रश, तो फाइनर ब्रश स्ट्रोक्स का यूज़ करते थे, लाइट कलर्स का यूज़ करते थे जहांगीर। वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स कमीशन बाय हिम वॉज द जहांगीर नामा। तो ये ध्यान रखना कि जहांगीर नामा जहांगीर के द्वारा सबसे मेजर प्रोजेक्ट था जो इन्होंने पेंटिंग में यूज़ किया था। आर्टिस्ट बिगिन टू यूज़ वाइब्रेंट कलर, बहुत लाइट कलर्स का यूज़ करते थे, सच एज पीकॉक ब्लू एंड रेड, एंड वर एबल टू गिव 3 डायमेंशनल इफेक्ट ऑफ पेंटिंग। पहली बार 3D पेंटिंग का यूज़ हुआ था जहांगीर के टाइम पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि मुगल एम्पायर में फर्स्ट टाइम था कि 3D पेंटिंग्स का कल्चर जो है चला था उस टाइम पे। शाहजहां की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, द पेंटिंग दैट वर डिस्प्लेड इन द कोर्ट बिकेम इंक्रीजिंगली रिच्ड एंड फॉर्मल होता था बहुत ज़्यादा, जो शाहजहां के कोर्ट में पेंटिंग्स होती थी। दीज पेंटिंग्स वर बेस्ड ऑन थीम्स लाइक गार्डन्स, पिक्चर्स दैट हैव अ ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर। तो मतलब नेचर को फॉलो करते थे अपनी पेंटिंग में, नेचर एनवायरनमेंट को लेकर अपनी पेंटिंग्स बनाते थे शाहजहां। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज रीजन वॉज पातशाह नामा। तो पातशाह नामा जो है शाहजहां के टाइम पे लिखा गया था, सबको पता होना चाहिए, अभी बताया था मैंने। शाहजहां जो थे एल्डेस्ट सन थे, जो कि प्रेफर करते थे डिपिक्टिंग नेचुरल एलिमेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स इन हिज पेंटिंग। ये हम पढ़ चुके हैं। आर्ट और कल्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो एडवेंट हुआ था मुगल्स का, ब्रॉट अ न्यू एरा ऑफ आर्किटेक्चर। तो मुगल आर्किटेक्चर हम सबको पता है सबसे ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है। अगर नॉर्थ इंडिया का आर्किटेक्चर देखें तो उसको हम बोलते हैं नगारा स्टाइल, और मिडेवल साउथ इंडिया को देखें तो उसको हम बोलते हैं ड्रेविडियन स्टाइल। लेकिन जब मुगल एम्पायर आया था, वो नॉर्थ में भी था, वो साउथ में भी था, तो उसने एक डिफरेंट आर्किटेक्चर बनाया अपना, जो कि काफ़ी अलग और यूनिक था। तो वो एक नया एरा था मुस्लिम आर्किटेक्चर का। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये अपनी जीनत यानी कि अपने पीक पे पहुंचा था इस पीरियड में। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है। द मुगल्स वर फॉन्ड ऑफ लेइंग गार्डन्स, तो ये गार्डन्स काफ़ी बनाते थे विद रनिंग वाटर, ठीक है, जिसमें वाटर फ्लो कर रहा होता था, मतलब शावर टाइप में। सम ऑफ द मुगल गार्डन्स आर, अब कौन कौन से हैं हमें ये देखना है। एक है निशांत बाग गार्डन, जिसमें वाटर फ्लो करने वाली बात हो रही है, तो वो कश्मीर में था। शालीमार बाग जो कि लाहौर में है। पिंजौर गार्डन जो कि पंजाब में है। ये सब एग्जाम्पल हैं। द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ दिस रूल, मतलब जो पहली बिल्डिंग बनी थी इस रूल की, वो थी हुमायूंस टॉम्ब, जो कि दिल्ली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा। इसमें रेड स्टोन का यूज़ किया गया है इन दिस बिल्डिंग में। किसमें? हुमायूं टॉम्ब की बात हो रही है, रेड स्टोन का यूज़ हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस चीज़ के यूज़ से बना है, तो ऑप्शंस में बहुत अलग अलग चीज़ें दे रखी होती है, तो रेड स्टोन से बना है। इट हैज़ अ मेन गेट वे एंड अ टॉम्ब इज़ प्लेस्ड, तो एक बहुत ही मेन गेट वे है, टॉम्ब है जो कि प्लेस्ड है इन अ मिडेस्ट ऑफ द गार्डन, तो गार्डन के बीच में एक टॉम्ब बनाया हुआ है। मैनी कंसिडर्ड इट एज अ प्रिकर्सर ऑफ द ताजमहल, तो काफ़ी बोलते हैं कि ये ताजमहल की कहीं ना कहीं कॉपी है। किसको? हुमायूं टॉम्ब को, ठीक है। अकबर बिल्ट करते हैं फोर्ट एट आगरा एंड फतेहपुर सीकरी में, तो ये किला बनवाते हैं। द बुलंद दरवाज़ा रिफ्लेक्ट द ग्रैंड्योर ऑफ माइटी मुगल एम्पायर को, तो बुलंद दरवाज़ा भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। दिस बिल्डिंग वॉज मेड फॉलोइंग अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात, तो हमें पता था कि जब वो मेवाड़ में रूल करने के लिए गए थे अकबर, वहाँ पे विजय प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पर अपनी विक्ट्री को दिखाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का बनवाया था। किसने? अकबर ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कि जो टॉम था सलीम चिश्ती का जो टॉम था, जो कि और पैलेस ऑफ जोधाबाई और इबादत खाना, बीरबल हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स एट फतेहपुर सीकरी रिफ्लेक्ट करता है सिंथेसाइसिस ऑफ पर्शियन और इंडियन एलिमेंट्स को, ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर, अकबर मौसलिम वॉज कंस्ट्रक्टेड एट सिकंदराबाद नियर आगरा, तो जहांगीर के टाइम पे अकबर का जो मकबरा है वो बनाया गया था सिकंदरा में नियर आगरा, ये ध्यान रखना है आपको। ही बिल्ट द ब्यूटीफुल टॉम्ब ऑफ, तो इन्होंने जो है जहांगीर ने काफ़ी सुंदर ही, मतलब कह रहे हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल टॉम्ब बनाया था, जिसको बोलते हैं इतमाद उद दौला, विच वॉज बिल्ट एंटायरली ऑफ मार्बल, पूरे मार्बल से इसको बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रेड स्टोन का कहाँ यूज़ हुआ था, मार्बल्स का यूज़ कहाँ हुआ था, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। शाहजहां की अगर हम बात करें, वॉज द ग्रेटेस्ट बिल्डर अमंग द मुगल्स, तो ग्रेटेस्ट बिल्डर थे। हमने देखा था कि शाहजहां को जो है बिल्डिंग्स बनाने का, आर्किटेक्चर का काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो ग्रेटेस्ट बिल्डर इनको हम बोलते हैं। ही यूज्ड मार्बल एक्सटेंसिवली, जिन्होंने मार्बल्स का यूज़ अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा किया था।
तो डेकोरेटिव डिज़ाइन थे इनके, जिसको हम बोलते थे पितरा द्वेरा। तो इनका एक डिज़ाइन फॉर्मेटिव था जिसको हम पितरा द्वेरा बोलते थे, पितरा द्वेरा। ब्यूटीफुल आर्क्स हुआ करते थे इस तरीके से, एंड माइनरेट्स वर द फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग्स। रेड फोर्ट की हम बात करें, रेड फोर्ट और जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, अबोव द ताजमहल आर सम ऑफ द बिल्डिंग बिल्ट बाय शाहजहां। तो इन्होंने इसमें मार्बल्स का यूज़ किया है। तो ये एग्जांपल है कहीं ना कहीं कि शाहजहां ने जो भी चीज़ें बनवाई थी उसमें मार्बल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। ताजमहल की हम अगर बात करें तो जो पितरा द्वेरा मेथड है वॉज यूज ऑन अ लार्ज स्केल इन द ताजमहल। तो आपको ध्यान रखना है ये ताजमहल इज़ कंसिडर्ड एज द ज्वेल ऑफ द बिल्डर्स आर्ट्स। तो काफ़ी अच्छे से आज बनाया गया था इसको, काफ़ी सारे लोग लगे थे इसको बनाने में। और इट कंटेन्स ऑल द आर्किटेक्चरल फॉर्म्स डेवलप्ड बाय द मुगल्स। तो इसमें सारे जो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स थे मुगल्स ने डेवलप किए थे वो सब इसमें डाले गए थे। द चीफ ग्लोरी ऑफ द ताज इज़ द मैसिव डोम। तो इनका काफ़ी बड़ा डोम है, वो इसकी मेन ग्लोरी बताई जाती है। एंड द फोर स्लैंडर माइनरेट्स, जो मीनार है उन्हें माइनरेट्स बोलते हैं। तो 4 मीनार और जो वो एक मैसिव डोम है वो कहीं ना कहीं ताजमहल को एक स्पेशल मतलब कहते हैं ना एक स्पेशलिटी देता है उसको। द डेकोरेशन आर केप्ट टू द मिनिमम। तो डेकोरेशन बहुत कम है क्योंकि वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, तो वो उसको और कुछ ज़्यादा डेकोरेशन करने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। जो मोती मस्जिद आगरा में है वो बिल्ड किया गया था एंटायरली इन वाइट मार्बल्स, वो भी वाइट मार्बल्स से बनाया गया था। जो जामा मस्जिद है दिल्ली में वो रेड स्टोन से बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। एग्रीकल्चर की अब हम बात करेंगे कि मुगल एम्पायर में एग्रीकल्चर का क्या पोजीशंस थी और किस तरीके से चल रहा था। वन ऑफ द एस्टिमेट जो है क्लेम करता है दैट द एट द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वॉज अबाउट 125 मिलियन। तो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स सच एज बार्ले, ग्राम, पल्सेस, राइस एंड वीट वर कल्टिवेटेड। तो अगर एग्जाम में आया कि मुगल शासन के टाइम पे कौन कौन सी जो क्रॉप्स थी उसकी खेती हुआ करती थी, तो आपको इनके ध्यान रखना है कि कुछ एक्स्ट्रा न जोड़ा हुआ हो तो आप उसको निकाल पाएँ। कमर्शियल क्रॉप की हम बात करें तो वो इंडिगो था, सॉइल ईड्स था, कॉटन और शुगर केन वर ऑल्सो कल्टिवेटेड। तो कमर्शियल क्रॉप अलग है और नॉर्मल क्रॉप्स जो सबके खाने के लिए बनाया जाता था वो अलग है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं लेना है। कमर्शियल क्रॉप से डिफरेंट लाइन का स्टेटमेंट आएगा और क्रॉप्स से डिफरेंट लाइन का स्टेटमेंट आएगा, तो इनको मिक्स नहीं करना है। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी 2 न्यू क्रॉप्स थे जो आए थे जिसका नाम था टोबैको, जो हमें पता है यूरोपियंस लेकर आए थे, और मेज़ वर एडिड। तो 2 नए क्रॉप 17th सेंचुरी में ऐड किए गए थे, एक था टोबैको और मेज़। ऑन अ नोट, नो न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कोई अलग सी टेक्निक यूज़ नहीं करी गई थी एग्रीकल्चर करने के लिए। इंडिया वॉज एबल टू एक्सपोर्ट फूड आइटम्स। तो मुगल शासन के टाइम पे हम एक्सपोर्ट करते थे फूड के आइटम्स। अब क्या एक्सपोर्ट करते थे वो इंपॉर्टेंट है, जो कि था राइस, शुगर टू द नेबरिंग कंट्रीज़ में। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, अब ट्रेड हमारा कैसा चल रहा था हमें ये देखना है, क्योंकि एग्रीकल्चर हो रहा है, हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, तो उसके लिए हमें देखना है कि हमारी ट्रेड उस टाइम पे कैसी चल रही थी। द इंडियन ट्रेडिंग क्लासेज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। जो ट्रेडिंग क्लास हुआ करती, जो ट्रेड करती थी वो पूरे कंट्री में था। एंड वर इन लार्ज नंबर, काफ़ी बड़े नंबर पे थे वो लोग। सेठ और बोहरा बोलते थे, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर होते थे, मतलब ट्रेडर होते थे जो दूर दूर तक ट्रेड करते थे, उनको हम क्या बोलते थे, सेठ और बोहरा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेडर होते थे। और बानिक बोलते हैं जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट टू मार्केट ट्रेड करते थे, उनको हम बोलते थे बानिक। बंजाराज कौन थे, तो ये अनदर क्लास ऑफ ट्रेडर्स हुआ करते थे जो कि स्पेशलाइज्ड थे इन कैरिंग बल्क गुड्स। तो बंजाराज क्या करते थे, काफ़ी सारा गुड्स यानी कि सामान लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। दे ऑल्सो मूव्ड लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर गुड्स ऑन द ब्लॉक बैक ऑफ ऑक्सन। तो कहने का मतलब है कि ये लंबे रूट भी तय करते थे, छोटे रूट भी तय करते थे, लेकिन बल्क में ये सामान लेकर ट्रेड किया करते थे बंजाराज। बल्क के जो गुड्स हुआ करते थे वर ऑल्सो टेकन थ्रू रिवर्स ऑन बोट्स। तो बोट्स के थ्रू भी लेके जाते थे, एनिमल्स मतलब ऑक्सन की तरफ थ्रू भी लेके जाते थे। गुजराती मर्चेंट्स जो हुआ करते थे, इंक्लूडेड हिंदूज, जैन्स एंड मुस्लिम्स, ये सब ये काम करते थे। इन राजस्थान ओसवाल्स, महेश्वरीज एंड अग्रवाल्स केम टू बी कॉल्ड एज मारवारीज। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही मैंने डाल दिया कि मारवाड़ी किसको बोलते हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओसवाल, महेश्वरी, अग्रवाल होते हैं राजस्थान में, उनको हम बोलते हैं कि वो मारवाड़ीज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी इन साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेड करने वाली कम्युनिटी थी वो कौन थी, तो पहली थी चिट्टीज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। दूसरी थी मुस्लिम मर्चेंट्स जो कि मालाबार पे थी। तो चेटीज थे कोरोमंडल कोस्ट में और मुस्लिम मर्चेंट्स थे मालाबार कोस्ट पे।
बंगाल की हम बात करें तो बंगाल एक्सपोर्ट करता था शुगर, राइस एज वेल एज डेलिकेट मसलिन एंड सिल्क। तो मसलिन, सिल्क, राइस और शुगर एक्सपोर्ट करते थे बंगाल। गुजरात जो है वॉज एन एंट्री पॉइंट। तो हमें पता है कि ट्रेडिंग जब करते हैं हम वाटर के थ्रू, वाटर एरिया के थ्रू, वाटर वे के थ्रू, तो गुजरात में सबसे पहले जो है चीज़ें आती हैं। तो गुजरात में पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह जिसे हम बोलते हैं, वॉज एन एंट्री पॉइंट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो फॉरेन से अगर कुछ सामान आ रहा है तो सबसे पहले वो गुजरात में आता था। फ्रॉम वेयर फाइन टेक्सटाइल्स एंड सिल्क वर टेकन टू नॉर्थ इंडिया। वहाँ से जो है टेक्सटाइल्स और सिल्क का जो रॉ मटेरियल्स होता था वो नॉर्थ इंडिया में जाता था। मेजर जो इम्पोर्ट हम करते थे वो क्या था इंडिया में, वर सर्टेन मेटल्स होते थे सच एज टिन, कॉपर, ये हम इम्पोर्ट करते थे, हम बाहर से मंगाते थे। वॉर हाउसेज के सामान जो होते थे एंड लग्जरी आइटम सच एज आइवरी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम फॉरेन से इंडिया में मंगाते थे, इम्पोर्ट करते थे। द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, बैलेंस्ड ऑफ ट्रेड, तो हम गोल्ड सिल्वर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पोर्ट करते थे। इन द 17th century, the growth of foreign trade resulted in the increased import of gold and silver। तो बोल रहा है कि 17th सेंचुरी में जब हमारा फॉरेन ट्रेड का जो ग्रोथ होने लग गया, तो कहीं ना कहीं वो इंक्रीज में हुआ कि हम इंपोर्ट कर पा रहे थे गोल्ड और सिल्वर को भी। तो गोल्ड और सिल्वर का जो इंपोर्ट था वो भी उस टाइम पे काफ़ी इंक्रीज हो गया था। तो इंडिया में काफ़ी अमाउंट में सोना और गोल्ड आने लगा था। अब मुगल नोबेलिटी की हम बात करेंगे, उनके कोर्ट्स में जो नोबल हुआ करते थे। द मुगल वर नोबल्स, तो इनके जो नॉवेल्स थे एंड द मोस्ट ऑफ देम वर फॉरनर्स, तो काफ़ी सारे फॉरनर्स होते थे लाइक तुर्किस्तान के, अफगानिस्तान के, एंड फॉर्म्ड प्रिविलेज क्लास। जो मुगल में नॉवेल्स थे वर पेड हाई सैलरीज बट देयर एक्सपेंसेस वर ऑल्सो द सेम। तो एक्सपेंसेस भी काफ़ी थे, तो उनको सैलरीज जो पे होती थी तो उसमें कुछ उनकी ज़्यादा बजट हो नहीं पाती थी। ईच नोबल हैड अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स, नौकर हुआ करते थे उनके पास, हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स थे। वेल्दी पीपल ड्रेस करते थे, मतलब जो अमीर लोग थे वो सिल्क और कॉटन के कपड़े पहनते थे, और जो पुअर लोग थे वो बहुत ही मिनिमम, मतलब ज़्यादा रिच टाइप के कपड़े वो नहीं पहन सकते थे, ये रूल था उस टाइम पे। वन ऑफ द फॉरनर्स जो थे निकेतिन, तो ये फॉरनर थे निकेतिन, का नाम आपको ध्यान रखना है मुगल टाइम पे। ये मेंशन करते हैं कि दैट द पीपल इन द डेक्कन वर बेयर फुटेड इंडिकेटिंग द हाई कोस्ट ऑफ लेदर। जो डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया में जो लोग रहते थे वो लेदर की चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते थे। द कॉमन पीपल के जो फूड होते थे वो पल्सेस यानी कि दाल, मिलेट्स, राइस, चावल। इन कोस्टल रीजन जो है फिश कॉमन होता था। मिल्क और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं वो सरप्लस में थे। सॉल्ट एंड शुगर वर एक्सपेंसिव था, वाइल घी एंड ऑयल वर चीपर। तो घी और ऑयल बहुत सस्ते थे, शुगर और सॉल्ट जो है वो काफ़ी महंगे थे, और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं वो सरप्लस में था, मतलब हमारे फ़ायदा ही होता था। तो कहीं नुकसान इस टाइम पे हमें नहीं हो रहा था। यहाँ मैंने जो है सारे रूलर्स के बारे में, जो लेटर मुगल्स थे उनकी भी सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो ये मैं स्लाइड बाय स्लाइड इसको दिखाती जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा, ये इसका रीज़न था, कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक डायरेक्ट डिसेंडेंट थे ऑफ घेनीज खान के थ्रू तिमूर, मैंने बताया था फाउंडर थे मुगल एम्पायर के, आफ्टर हिज विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा। ये अपने आप को एज ए रूलर गद्दी संभालने के लिए बैठ जाते हैं मुगल एम्पायर की। इसके बाद आते हैं हुमायूं, जो कि जिनका रीज़न होता है इंटरप्ट करते हैं शेरशाह सूरी। तो हुमायूं पहले आते हैं, फिर शेरशाह सूरी आते हैं, फिर वापस से हुमायूं आते हैं। तो ये कुछ सीक्वेंस चलता है। बीइंग यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड हेल्ड हिम टू बी रिगार्डेड एज अ लेस इफेक्टिव रूलर बन गए थे ये। शेरशाह सूरी इनके बाद आते हैं, हु डिफीट हिम एंड स्टैब्लिश द सूरी डायनेस्टी। फिर रिस्टोर कर लेते हैं हुमायूं अपने रूल को, वॉज मोर यूनिफाइड एंड इफेक्टिव दैन द इनिशियल रीजन। तो पहले जब भी रूल करते हैं उसके बाद इनको हरा देते हैं शेरशाह सूरी, फिर ये शेरशाह सूरी को हराते हैं और उसके बाद बहुत अच्छे से अपना राज्य चलाते हैं। ही लेफ्ट द यूनिफाइड एम्पायर टू हिज सन अकबर, तो ये अकबर के लिए अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। अब आते हैं अकबर, वन ऑफ द यंगेस्ट रूलर, हमें पता है बिकम अ रूलर एट अ एज ऑफ 13 ईयर्स। तो ये और बहरम खान डिफीट करते हैं हेमू को ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, एंड लेटर वॉन फेमस विक्ट्रीज ड्यूरिंग सेज ऑफ चित्तौड़गढ़ भी जीतते हैं, रणथम वॉर में भी जीतते हैं। अकबर ने काफ़ी सारी वॉर्स जीती होती हैं। वन ऑफ हिज फेमस जो कंस्ट्रक्शन था मार्बल का वो लाहौर फोर्ट था। ये अबॉलिश करते हैं जजिया टैक्स को, जो कि इम्पोज होता है हिंदूज पे, जो जजिया टैक्स लगाया होता है बाबर और हुमायूं के थ्रू, तो वो अकबर जो है हटा देते हैं। टू नो मोर अबाउट अकबर सक्सेसर, चलिए ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर जो है ये ओपन करते हैं रिलेशंस विद द ब्रिटिश के साथ।
हमें पता है यहीं से सर थॉमस रॉय आते हैं और विलियम हॉकिंस आते हैं, हमें पता है। तो यहीं से जो है ब्रिटिशर्स के साथ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमारे रिलेशंस खुलते हैं। तो वो कौन है? जहांगीर। फिर आते हैं शाहजहां। ये जो है इनका जन्म होता है 5 जनवरी 1592 में। अंडर हिम मुगल का आर्ट और आर्किटेक्चर जो है ये काफ़ी जीनत पे जाता है, पीक पे जाता है। ये कंस्ट्रक्ट करते हैं ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, जहांगीर मौजूलियम एंड शालीमार गार्डन इन लाहौर। और ये इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनके बेटे औरंगज़ेब जो है सत्ता संभालते हैं। अब आते हैं शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड ये है। ये असेंड करते हैं थ्रोन को 31 जुलाई 1658 से, और ये री इंटरप्रेट करते हैं इस्लामिक लॉ। जो इस्लामिक लॉ को अकबर और शाहजहां जहांगीर ने दबाया था, उसको ये वापस से लेकर आते हैं। जजिया टैक्स लगाते हैं, प्रेजेंट करते हैं फतवाह आलमगीरी। ठीक है, इस्लामिक लॉ होता है ये फतवाह आलमगीरी, और ख़ुद को आलमगीर बोलते हैं। औरंगज़ेब, ये ध्यान रखना है कि ये खुद को टाइटल देते हैं आलमगीर का अपने चारों भाइयों को हराने के बाद। ये कैप्चर करते हैं डायमंड माइंस को, ये ध्यान रखना है, ऑफ द दिल्ली सल्तनत का, जो कि गोलकोंडा में होता है। एंड स्पेंड करते हैं मेजर पार्ट ऑफ हिज लास्ट 27 ईयर्स इन द वॉर विद मराठा। तो हमें पता है कि लास्ट के कुछ साल ये जो है मराठास के साथ साउथ में ही बताते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हुए शिवाजी उस टाइम पे होते हैं, और एक्सपेंड करते हैं अपने एम्पायर को ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक। किसकी बात हो रही है? औरंगज़ेब की। अब जो है लेटर मुगल्स यहाँ से शुरू होते हैं बहादुर शाह फर्स्ट से। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं होते हैं, बहुत ही वीक रूलर्स होते हैं, जिनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं होता, 5 साल 6 साल, इससे ज़्यादा ये रूल कर ही नहीं पाते हैं। तो बहादुर शाह फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज मुज़म शाह या शाह आलम फर्स्ट। तो इनका नाम हमने कई बार सुना है मुगल्स मॉडर्न इंडिया में, उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को। आफ्टर हिज रीजन द एम्पायर वेंट टू स्टडी डिक्लाइन। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी अमंग हिज इमीडिएट सक्सेसर्स। तो काफ़ी लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी थी, लीडरशिप क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं थी। ही रिलीज्ड शाहूजी सन ऑफ शिवाजी हु वॉज द एल्डर सन ऑफ शिवाजी। ठीक है, रिलीज मतलब उनको छोड़ देते हैं। फिर आते हैं जहांदर शाह, वॉज एन अनपॉपुलर। ये बहुत अनपॉपुलर होते, तो इनके बारे में पढ़ना ज़्यादा है नहीं, बस मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए तो आप कर सको। फिर आते हैं फारूक शियार, जिनका टाइम पीरियड होता है ये। इनका रीजन मार्क किया जाता है एसेंडेंसी करने के लिए मैनिपुलेटिव सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स का लिंक किसके साथ है? फारूक शियार के साथ। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना कि फरमान जारी करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, उनको फरमान देते हैं, ग्रांट करते हैं, कंपनी ग्रांटिंग देम ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करने के लिए, राइट्स फॉर बंगाल। और जो फरमान वॉज जो है रिपीटेड करा जाता है नोटेबल मुर्शिद कुली खान के साथ। तो पढ़ लेना आप ये। रफ़ी उल दरजात की हम बात करें, ये आते हैं फिर फारूक शियार के बाद। 10th मुगल एम्पीरियर होते हैं ये, और ये सक्सीड करते हैं फारूक शियार को, और प्रोक्लेम करते हैं बादशाह बायदा सैयद ब्रदर्स। तो फारूक शियार को ही सैयद ब्रदर्स हराते हैं, मारते हैं इनको, और फिर उसके बाद सैयद ब्रदर्स ही जो हैं ये इनको गद्दी पे बिठाते हैं। फिर जो रफ़ी उद दौलत है, ये दोबारा डल गया शायद, वॉज मुगल एम्पीरियर फॉर अ ब्रीफ पीरियड, तो लंबे समय के लिए रहे होंगे। फिर आते हैं मोहम्मद इब्राहिम क्लेमेंट टू द थ्रोन। फिर मोहम्मद इब्राहिम आते हैं 1720 में, जो कि ब्रदर ऑफ रफ़ी उल, इनके बेटे ब्रदर होते हैं। ये अटैम्प्ट करते हैं सीज करने के लिए थ्रोन को, ठीक है, अपने भाई से, और जो सैयद ब्रदर है डिस्पोज कर देते हैं एम्पीरियर मोहम्मद शाह को। तो इनको नहीं देखे, वो मोहम्मद शाह को जो है थ्रोन देते हैं। अब आते हैं मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बोलते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है ये, सिर्फ रंगीला के नाम से। तो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था मोहम्मद शाह का गद्दी संभालने में, वॉर लड़ने में। ये सिर्फ नशा करते थे, मदिरा पीते थे, और नाच गानों का इनको बहुत शौक था, तो ये उसी में अपने आप को मगन रखते थे। तो गॉट रिड ऑफ सैयद ब्रदर्स, काउंटर्ड द एमरजेंस ऑफ द रिनेट मराठाज एंड लॉस्ट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द डेक्कन। पूरा डेक्कन ये हार जाते हैं, मालवा इन द प्रोसेस ये भी हार जाते हैं, मालवा को भी। सफ़र्ड करते हैं इन्वेजन। अब इन्वेजन जो है नादिर शाह का पर्शिया में, ये कौन फेस करता है? ये फेस करता है मोहम्मद शाह। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके टाइम पीरियड में नादिर शाह का इन्वेजन होता है, तो वो होते हैं मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला। अहमद शाह बहादुर की हम बात करें तो ये मोहम्मद शाह के बेटे होते हैं। इनके जो मिनिस्टर होते हैं सफदरजंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुगल सिविल वॉर। तो मुगल्स में जो सिविल वॉर होती है आपस में, वो कहीं ना कहीं इनके मिनिस्टर जो सफदरजंग है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ही वॉज डिफीटेड एट सिकंदराबाद बाय द मराठास कॉन्फेडरेसी। तो मराठास के द्वारा इनको हराया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं आलमगीर सेकंड। तो आलमगीर सेकंड वॉज मर्डर्ड बाय कॉन्स्पिरेसी ऑफ इमाद उल मुल्क। तो कॉन्स्पिरेसी की जाती है और उनको इनकी हत्या के उसमें इनको मतलब कॉन्स्पिरेसी की जाती है इनके द्वारा कि इन्होंने इसको मारा है, इनको भी इसलिए मार दिया जाता है।
एंड हिज मराठा एसोसिएट सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, इनको इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के लिए इनको सजाए मौत दी जाती है। किसको? आलमगीर सेकंड को। शाहजहां थर्ड आए हैं। ही वॉज ओवरथ्रोन आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बाय प्रिंस मिर्जा जवान बख्त। मैं एक काम करूंगी, मैं हर एक रूलर के बारे में डीप में फिर से पढ़ा दूंगी, एक एक स्लाइड इन सब के लिए मैं ले आऊँगी ताकि स्टोरी समझ में आ जाए, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। शाह आलम सेकंड आते हैं। इनको हम बोलते हैं कि ही इज़ नोन टू हैव फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर एंड री इन्फॉर्म्ड द मुगल्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम मुगल एम्पायर स्टार्ट करेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर जो होता है उसमें शाह आलम सेकंड का हाथ होता है, ये भी लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। फिर आते हैं अकबर शाह, हम इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। आर्मी अंडर कमांड ऑफ मिर्ज़ा नजाफ खान, ही इज़ दस नोन एज द लास्ट इफेक्टिव एम्पीरियर मुगल रूलर। तो किसकी बात हो रही है लास्ट इफेक्टिव की? तो ये हो रही है शाह आलम सेकंड की बात। फिर आते हैं अकबर शाह, जो कि 1806 से 1837 तक रहते हैं। अकबर शाह सेकंड, ही डेजिग्नेट मीर फतेह अली खान तालपुर एज अ न्यू नवाब ऑफ सिंध, ठीक है। ऑल्थो ही वॉज अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, हिज इम्पीरियल नेम वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस कॉइनेज। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है अंडर ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में काम करते हैं और रिमूव करते हैं फ्रॉम द ऑफिशियल कॉइनेज से आफ्टर अ ब्रीफ डिस्प्यूट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके अंडर काम करते हैं लेकिन फिर भी इनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही होती है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी एक स्टेबल मुगल एम्पीरियर औरंगज़ेब के बाद नहीं आता है। फिर आते हैं बहादुर शाह सेकंड, जो कि लास्ट मुगल एम्पीरियर होते हैं, ठीक है। ही वॉज डिपोज्ड बाय द ब्रिटिश, ये 1857 की रिवॉल्ट में भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश के खिलाफ होते हैं। ही वॉज डिपोज्ड बाय द ब्रिटिश एंड एक्साइल्ड टू बर्मा, इनको बर्मा भेज दिया जाता है फॉलोइंग द इंडियन रेबिलियन ऑफ, मतलब इनको इंडियन रेबिलियन यानी कि विद्रोह का इनको नाम देते हैं कि विद्रोह फैला रहे हैं ये इंडिया में, इसलिए इनको जो है बर्मा में भेज दिया जाता है, जो कि 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसके बाद इनको बर्मा यानी कि म्यांमार में भेज दिया जाता है। अगर हम डिक्लाइन, अब जो लास्ट स्लाइड है हमारी, कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कैसे हुआ था। औरंगज़ेब के जो सक्सेसर्स आए थे, यानी औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए थे वो इनस्टेबल थे, फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा औरंगज़ेब ने जो मुगल ट्रेजरी थी उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट कर दिया था, एग्जॉस्ट कर दिया था। जो रेबिलियंस थे एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस हुए थे कंटिन्यूड अंडर बहादुर शाह फर्स्ट। तो बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पे काफ़ी सारा विद्रोह हुआ था और एक्सटर्नल चैलेंजेस आ रहे थे उनके सामने 1707 से लेके 12 तक। हुज पुअर फिजिकल मैनेजमेंट, किसकी बात हो रही है ये? औरंगज़ेब की। इनका जो फिजिकल मैनेजमेंट है बहुत बेकार था, तो रिसेंबल डेट ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है। फारूक सियार की भी बात कर रहे हैं कि डिक्लाइन में कहीं ना कहीं हाथ था इनका, ये एक्सीड करते हैं थ्रोन आफ्टर द वॉर ऑफ सक्सेशन और असिस्ट करते हैं टू हाईली इन्फ्लुएंशियल गवर्नर को। इनका जो रीज़न होता है वो एंड करता है आफ्टर दो सेम एजेंट्स, नाउ हिज वजीर हम पता है हम प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे, एंड चीफ मिलिट्री कमांडर कॉन्स्पायर्ड करते हैं विद द रूलर ऑफ जोधपुर टू असैसिनेट हिम। तो फारूक शेयर के साथ क्या होता है, जो इनके वजीर और मिलिट्री कमांडर होते हैं वो जोधपुर के रूलर के साथ मिलकर इनको गद्दी से हटा देते हैं। फारूक शेयर की बात हो रही है, ठीक है। जो डायनेस्टिक सेंटर होता है फाउंड इटसेल्फ मोर एंड मोर वनरेबल, तो अब कहीं ना कहीं जो डायनेस्टी बढ़ती जा रही थी आगे, एक राजा के बाद दूसरा राजा, वो कहीं ना कहीं इस मुगल शासन को नीचे गिराने में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, क्योंकि कोई भी जो रूलर आ रहा था वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था। एंड द कोर्ट वॉज इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू, अब कमाई हो नहीं रही है, सारा जो खजाना जो ट्रेजरी थी वो सब चला गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ये था कि अब गवर्नर्स जो थे, वजीर जो थे वो संभाल रहे थे हर चीज़ को, और रूलर्स इतने स्ट्रॉन्ग निकल के आ नहीं रहे थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बोलते हैं, द एम्पायर बिगन टू ब्रेकअप, क्योंकि इसने कभी भी वॉर की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना इसने कभी लड़ाई करने के बारे में सोचा, ये सिर्फ अपने आप में ही मगन रहता था। अ प्रोसेस हेस्टेंड बाय डायनेस्टिक वॉरफेयर, फैक्शनल राइवलरीज एंड ईरानियन कॉन्कर, नादिर शाह का हमने देखा कि इन्वेजन हुआ था नॉर्थ इंडिया में, तो इससे भी कहीं ना कहीं मुगल डिक्लाइन हुआ है। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह इन 1748, तो 1748 में मोहम्मद शाह की डेथ के बाद क्या होता है, मराठास जो है ओवर रन कर लेते हैं ऑल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में मराठास कंट्रोल कर लेते हैं, और मुगल रूल वॉज रिड्यूस्ड टू ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के स्मॉल एरिया तक ही मुगल का शासन रह जाता है। किसके बाद? मोहम्मद शाह की डेथ के बाद। कब? 1748 में। विच पास्ड अंडर मराठास 1785 एंड देन ब्रिटिश कंट्रोल, तो फिर ब्रिटिश कंट्रोल कर लेते हैं 1803 में।
जो लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह सेकंड, इनका जो रीज़न है वॉज एक्साइल्ड टू यगोन एंड म्यांमार। हमने देखा था कि इनको भेज दिया गया था बाय द ब्रिटिश आफ्टर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन म्यूटिनी या सीपोई म्यूटिनी या ग्रेट इंडियन वॉर, हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 इसके बाद इनको जो है जेल में भेज दिया गया था। कहाँ पे? बर्मा यानी कि म्यांमार में। तो यही इनके डिक्लाइन का कारण था। अब नेक्स्ट जो हम लेटर मुगल पढ़ेंगे, इसमें मैं आज नहीं करवा रही, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। लेटर मुगल्स में मुश्किल से 30 मिनट्स लगेंगे हमें। तो जो मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया था लेटर मुगल्स को, मैं दिखा देती हूँ एक बार फिर से। ये सारी चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं आपको, इनको मैं एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी औरंगज़ेब के बाद जो जो रूलर्स आए थे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे क्या चला था। तो मैं दोबारा से ये सारी स्लाइड दिखा देती हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस नहीं करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारे याद होने चाहिए कि किस रूलर के बाद कौन आया, किसके टाइम पे कौन से कोर्ट पॉइंट थे, क्या काम हुआ, कौन सी बैटल लड़ी इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। औरंगज़ेब के बाद आपको बस सीक्वेंसली याद रखना है कि कौन आए थे, ठीक है। और फारूक शियार इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मोहम्मद इब्राहिम इम्पॉर्टेंट है, रंगीला इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह, क्योंकि इनके बाद ही हमने देखा है कि डिक्लाइन हुआ है मुग़ल एम्पायर का बहुत ही तेज़ी से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं मुग़ल एम्पायर के, इनको मिस नहीं करना है। अकबर शाह के बाद लास्ट रूलर है आते हैं 1857 की रिवोल्ट तक, बहादुर शाह। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेटर मुगल्स और फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।